नमस्कार साथियों, मुझे साथी सुन रहे हैं, सबों को जिंदाबाद। और आज हम एक ऐसी तारीख मिल रहे हैं जब थोड़ा सा परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। इन बदली हुई परिस्थितियों में भी अचानक से अभी सब कुछ नहीं बदल जाने वाला है। निश्चित रूप से हम लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन जो पिछला 3 महीना हमारा बीता है, उस पूरे परिप्रेक्ष्य को याद रखते हुए ही हम सब लोगों को आगे अपना काम करना है। आज मैं सबसे पहले CSRA को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कठिन वक्त में एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है जिस पर आमतौर पर कभी खुल के चर्चा नहीं होती है। साथियों, आज मैं आपके सामने महिला और श्रम, उस मुद्दे पर, उससे जुड़ी हुई उसके जो भी आयाम हैं, उस पर आपसे बातें करना चाहूँगी। खासकर जब ये महामारी का दौर है, जब भी हम सब जानते हैं कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो उसमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन चीज़ों को आपके बीच में रखना चाहूँगी और खासकर मैं उम्मीद करूँगी जो युवा साथी मुझे सुन रहे होंगे, उनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि वो इन बातों को समाज में और परिवार में दूर तक ले जाएंगे। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इसमें सबसे पहले ये जोड़ना चाहूँगी कि जब भी महिलाओं पर अलग से कुछ बात होती है किसी मुद्दे पर, तो कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है अभी भी कि महिलाओं पर अलग से बात करने की क्या जरूरत है। लेकिन हम जिस मानव सभ्यता में रह रहे हैं, इस सभ्यता की जो अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था में हम सभी कई प्रकार के भेदभाव के साथ जी रहे हैं। चाहे वह नस्ल का भेद हो, धर्म का भेद हो, जाति हो, क्षेत्रीयता हो, भाषा हो, रंग हो, विभिन्न प्रकार के भेदभाव के साथ ये पूरी व्यवस्था चल रही। इसमें एक जो बहुत ही बड़ा भेदभाव है वो है लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ये लैंगिक भेदभाव जो स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर 3 हिस्से में मनुष्य को बांट देता है। और लैंगिक भेदभाव हमारे जीवन को, मनुष्य के जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। कई बार जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, जेंडर की बात होती है, तो आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे हमें व्यापक रूप में देखने की जरूरत है कि जब लैंगिक भेदभाव की बात हम करते हैं तो यह तीनों के साथ होता है, स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर। लेकिन क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात के साथ हमारे दिमाग में महिलाएं सबसे पहले आती हैं? इसलिए आती हैं क्योंकि इस भेदभाव के कारण पुरुषों के साथ भी भेदभाव होता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर इसका असर पड़ता है, जबकि महिलाओं के साथ इस भेदभाव के कारण उनके अस्तित्व पर इसका असर पड़ता है। और इस शब्द के अर्थ को अगर हम समझते हैं तो निश्चित रूप से लैंगिक भेदभाव की हम जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं की बात सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि अगर किसी के अस्तित्व पर खतरा हो जाए किसी भेदभाव के कारण, तो निश्चित रूप से सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, उसमें बदलाव होने चाहिए। और हम यही मान के चलते हैं, पूरा इतिहास यही कहता है मानव सभ्यता का, कि जब भी कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं तो उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं आज अपनी जो भी बात कह रही हूँ उस उम्मीद के साथ कि युवा वर्ग तक मेरी आवाज शायद जा रही होगी। कुछ एक शब्द हैं महिलाओं के संदर्भ में जिन्हें लेकर अक्सर मन में कई तरह की जटिलता आती है, कई हमेशा विवाद उत्पन्न होता है। मैं उनको भी बिल्कुल संक्षेप में समय को देखते हुए आपके बीच रखना चाहूंगी। जैसे महिला आंदोलन की बात जैसे ही होती है, महिलाओं के संघर्ष की बात जैसे होती है, समाज में तुरंत एक मैसेज आता है कि यह पुरुषों के खिलाफ कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए। महिला आंदोलन या महिला संघर्ष, ये जो एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में
स्त्रियों और बच्चों को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में माना जाता है। उनके साथ जो भी व्यवहार होता है दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में होता है। हर प्रकार के संसाधनों से उन्हें वंचित रखा जाता है, हर प्रकार के अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। उनके खुद के हाथ में निर्णय के अधिकार नहीं होते हैं, खुद के जीवन के लिए निर्णय के अधिकार नहीं होते हैं। ये जो पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण जो महिलाओं के अस्तित्व को खतरा है, जो महिलाओं के पूरे व्यक्तित्व को खतरा है, इसके खिलाफ जब महिलाएं आवाज उठाती हैं, इसके लिए जब महिलाएं अपनी बातों को रखती हैं, महिला आंदोलन, महिला संघर्ष को उस बड़े व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि इस आंदोलन और इस संघर्ष का पूरा इतिहास जब आप कहीं भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपको पता होगा इस पूरे संघर्ष में जितने भी प्रगतिशील सोच के पुरुष रहे हैं वह भी शामिल रहे। क्योंकि सबों ने यही माना है कि बिल्कुल गाड़ी के दो पहिए की तरह जब तक ये संतुलन नहीं होगा, लैंगिक संतुलन नहीं बनेगा समाज में, तब तक समाज का सही तरीके से समुचित विकास, संतुलित विकास नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए जब भी आपके सामने महिला आंदोलन की बात आए, महिलाओं के संघर्ष की बात आए, पितृसत्ता की बात आए, तो कभी यह नहीं सोचा जाना चाहिए नौजवानों की तरफ से कि यह पुरुषों के खिलाफ कोई बात हो रही है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ बात हो रही है जिस व्यवस्था ने स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक भेदभाव करके स्त्री को दोयम दर्जे में रखा है, स्त्री को अधिकारों से वंचित कर दिया है। तो उन्हें समझते हुए स्त्रियों के इस लड़ाई में हमारे जो प्रगतिशील युवा हैं, जो हमारे पुरुष साथी हैं, उनको भी बराबर का हिस्सेदार होना होगा, उनकी भी भागीदारी बराबर की होनी होगी। तभी यह लड़ाई सही मायने में, सही सकारात्मक दिशा में समाज को ले जाएगी। इसी प्रकार एक शब्द आता है फेमिनिज्म, नारीवाद जिसे हम कहते हैं। इसे भी सुन के लोगों को बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी सोच से लोग ग्रसित हो जाते हैं कि शायद नारीवादी मतलब कि एकदम पुरुषों के खिलाफ वो जो महिलाएं होती हैं, नारीवादी सोच वो इस प्रकार से। तो बहुत तरह के पूर्वाग्रह हैं मन में। मैं आपके बीच स्पष्ट करना चाहती हूँ कि बिल्कुल सामान्य शब्द में अगर हम नारीवाद को समझें तो वो कोई भी घटना, वह कोई भी संदर्भ जिसे एक औरत के दृष्टिकोण से देखा जाता है या देखा जाना चाहिए, बस नारीवाद को उसने ही नजरिए से अगर आप देख लें तो यह सही तरीके से समाज को एक सही दिशा दे सकेगा। साथियों, इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत, जो पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जब लैंगिक भेदभाव हुआ तो इस भेदभाव के अंतर्गत जब श्रम की बात आई तो श्रम का विभाजन हुआ। मैं मूल विषय पर धीरे धीरे प्रवेश करना चाहूंगी कि इस पूरे संदर्भ में जब श्रम का विभाजन हुआ वहां भी लैंगिक भेदभाव सामने आया। जब हम किसी एक टीम के रूप में काम करते हैं, हमारे जितने भी साथी सुन रहे होंगे, चाहे आप कॉलेजों में पढ़ने वाले हो, आप संस्थाओं में काम करने वाले हो, आप संगठन में हो, आप ऑफिस में हो, किसी एक प्रोजेक्ट पर कोई एक टीम काम करती है तो हम काम का बंटवारा करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है उस पूरे टीम के काम को दिखाने के लिए। और उसमें हम क्षमता के अनुकूल काम का बंटवारा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, या इस काम का महत्व है और इस काम का महत्व नहीं है। हम काम का बंटवारा क्षमता के अनुसार करते हैं और जब वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा होता है तो हम कहते हैं इस टीम ने ये पूरा काम, ये पूरी परियोजना करके दिखाई है। इसीलिए जब श्रम का विभाजन हुआ तो गलत नहीं था कि कौन सा काम महिलाएं कर रही हैं और कौन सा काम पुरुष कर रहे हैं, परिवार के अंदर हो या समाज के अंदर। लेकिन विभाजन के बाद जो महिलाओं के हिस्से में जो श्रम आया, उस श्रम का जो अवमूल्यन कर दिया गया, वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। और इस अवमूल्यन को बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमने तय कर दिया श्रम को दो हिस्से में। एक, रोटी बनाएगा कौन, दूसरा रोटी कमाएगा कौन। जितने भी श्रम के प्रकार हैं इसी दो श्रम के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसे बिल्कुल एकेडमिक भाषा में कहते हैं प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वर्क। तो ये इसको एकदम हम सामान्य भाषा में समझें कि रोटी बनाने का काम और रोटी कमाने का काम।
तो हमने तय कर दिया कि महिलाएं रोटी बनाने का काम करेंगी और पुरुष रोटी कमाने का काम करेंगे। काम का बंटवारा हुआ, कोई हर्ज नहीं था। लेकिन बाद में हमने क्या कहा, रोटी कमाने वाला महत्वपूर्ण, रोटी बनाने वाले का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह एक रिप्रोडक्टिव वर्क है, पुनः उत्पादक वर्क। जब हम श्रम की परिभाषा देते हैं तो हम मानते हैं कि जिस श्रम का मूल्य मिलता है उसे ही हम श्रम कहते हैं, और रोटी बनाने के लिए मूल्य नहीं मिलता है। रोटी कमाने का मूल्य मिलता है, रोटी बनाने का मूल्य नहीं मिलता, उसकी कीमत नहीं मिलती। और यहीं से महिलाओं के श्रम का संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जो पहला ढांचा है हमारे समाज का वो है परिवार, और परिवार में जो श्रम का विभाजन हुआ उसमें हमने महिलाओं के श्रम का अवमूल्यन कर दिया। हमने माना कि महिलाएं जो घर को संभालती हैं, एक बहुत बड़े सर्वे में आया है कि कम से कम भारतीय महिलाएं खासकर कम से कम भी अगर समय देती हैं तो 6 घंटा वह घरेलू कार्य में जरूर लगती, कम से कम 6 घंटा जरूर लगती हैं। और पूरे विश्व के स्तर पर इस आंकड़े में हमारा स्थान द्वितीय है। हमसे ऊपर सिर्फ एक मैक्सिको है जहां महिलाएं भारतीय महिलाओं से भी ज्यादा अनपेड वर्क में समय देती हैं। अब यहाँ एक शब्द हमने कहा अनपेड वर्क, तो जब हम श्रम को बांटते हैं तो उसको 2-3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अवैतनिक कार्य, यानी जिस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का वेतन या मूल्य न दिया जाता, उसी प्रकार अंडर पेड वर्क, यानी मूल्य तो दिया जा रहा है लेकिन उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, वेतन तो दिया जा रहा है लेकिन उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। और एक जो सैलरी पेड नौकरियां हैं। तो इस 3 क्षेत्र में तो महिलाओं के हिस्से में अभी भी जो बड़ा हिस्सा है वो अनपेड वर्क का है, कि वह अवैतनिक कार्यों में सबसे ज्यादा समय देती है। और इस कारण से महिलाओं के श्रम का आज तक सही तरीके से मूल्यांकन तक नहीं हो सका, मूल्य मिलना तो बहुत दूर की बात। और दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब हमने श्रम का विभाजन किया तो हमने कहा कि रोटी कमाने पुरुष जाएंगे और महिलाएं रोटी बनाएंगी, यानी वो पूरे घर को संभालेंगी, और पुरुष घर को संभालने के लिए जो पैसे हैं वो बाहर से कमा के लाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज अपने देश में 96% जो असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र को तो छोड़ दें, असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी है। और वो ऐसी महिलाएं हैं जो रोटी तो बनाती ही हैं, रोटी कमाती भी हैं, और उनका रोटी कमाना उनका शौक बिल्कुल भी नहीं है। वह जो रोटी कमाती हैं, अगर वह न कमाए तो उस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसी महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है अपने भारत के स्तर पर, हम अगर इसे समझना चाहें। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी जो सोच है यह इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारे जो नीति निर्णायक लोग जहां बैठते हैं, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, उनकी भी सोच इससे बिल्कुल दूर नहीं है। मैं एक उदाहरण रखना चाहती हूँ कि राज्य सरकारें जब नई नीतियां बनाती हैं तो सिविल सोसाइटी को, लोगों को भी सुझाव के लिए तथाकथित रूप में कई बार शामिल करती हैं। उसमें एक बार एक राज्य सरकार बूढ़े लोगों के लिए नीति बना रही थी, वृद्ध नीति तैयार हो रही थी, और उसमें हम सब लोगों को बुलाया गया कि सुझाव दीजिए कि यह नीति किस प्रकार की और कैसी होनी चाहिए। सारे बड़े ऑफिसर्स बैठे थे एक खास विभाग के, और उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंटेशन दिया। तो जो पहला स्लाइड था उनका, जिसमें ये लिखा था कि ये वृद्धों के लिए नीति बनाए जाने की जरूरत क्यों है। अब जरूरत क्यों है, उस कई कारणों में एक कारण लिखा था कि महिलाओं के बाहर निकलने के शौक के कारण परिवार के अंदर वृद्ध लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, इसलिए वृद्ध लोगों के लिए नीति बनाए जाने की जरूरत है। कई कारणों में एक इस महत्वपूर्ण कारण को रखा गया था। आश्चर्यचकित हो जाने वाली बात है, मैंने सिर्फ यही पूछा कि शौक से घर से निकलने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या है। कितने लोगों को पता है कि कितनी महिलाएं शौक से निकलती हैं? इसकी 50% से ऊपर महिलाएं
अगर अपने घरों से रोटी कमाने न निकले तो उन घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, इसका अंदाजा हमारे नीति निर्णायक समितियों को नहीं है। उनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि महिलाएं घरों से क्यों और किन परिस्थितियों में निकल रही। तो इन सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। हमें अपने दृष्टिकोण को बहुत व्यापक करने की जरूरत है। हमारे अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है हमें उसे देखने की और समझने की जरूरत है। 2 करोड़ महिलाएं घरेलू कामगार के रूप में काम करती हैं। सिर्फ घरेलू कामगार एक ऐसा पेशा है घरों में जाके घर के काम में मदद करने को। 2 करोड़ महिलाएं लगभग उसमें जुड़ी। हमारे यहाँ जो पूरी कृषि व्यवस्था है उसमें जो कृषि मजदूर के रूप में महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या है। अगर वो महिलाएं कृषि मजदूर के रूप में काम ना करें तो हमारी कृषि व्यवस्था तो बैठ ही जाएगी, उन महिलाओं के घरों में भोजन नहीं बनेंगे, तो वो महिलाएं शौक से नहीं निकलती। इसके अलावा जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो, निजी व्यवसाय के रूप में है, हर जगह महिलाएं संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में लगातार अपना योगदान देती हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके श्रम का मूल्यांकन होना चाहिए, जिस प्रकार उनके श्रम को मूल्य मिलना चाहिए, जिस प्रकार उनको काम करने का माहौल मिलना चाहिए, उस पर आज तक कभी भी खुल के बात नहीं हुई है। मैं एक बार बीच में फिर कहूंगी, मैं अपनी बात कहते कहते मैं एक बार फिर से CS आर्य को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने आज इस विषय को रखा। ये विषय बहुत ही मार्मिक विषय, क्योंकि जब हम आज इस कोविड-19 के समय इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारी स्थिति, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने जा रही है, प्रभावित हो चुकी। और ऐसे में अगर हम अपनी आधी आबादी के श्रम का सही मूल्यांकन नहीं करें, उनको काम करने का सही माहौल नहीं दें, तो हमारी अर्थव्यवस्था को कोई भी नहीं सुधार सकता है। कितना भी बड़ा अर्थशास्त्री आए, वह कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन जो श्रमिक है के साथ सही तरीके से काम न हुआ, उनके लिए सही नीतियां नहीं बनी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की महिला हो, तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को कोई भी नहीं सुधार सकता है। और इसकी शुरुआत हमें परिवार के स्तर से ही करनी होगी, क्योंकि इस कोविड काल में हमने देखा है, लगातार हमने सुना है, हमने महसूस किया है कि किस प्रकार महिलाओं के ऊपर काम का दोहरा बोझ, यह भी एक टेक्निकल शब्द आता है, डबल बर्डन शब्द हम कहते हैं, कि महिलाओं के ऊपर काम का दोहरा बोझ, कि उन्हें रोटी बनाना तो है ही, रोटी कमाना भी है। जब वो रोटी कमाने जाती हैं तब भी वो रोटी बनाती हैं। और पुराना जो श्रम विभाजन है कि रोटी बनाने की जो जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई, यानी पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वह जब रोटी कमाने भी निकलती हैं तो ये काम ज्यों का ऊपर ही अभी भी अवलंबित। और इस कारण जो महिलाएं दोहरे बोझ से जूझती हैं, चाहे वह बिल्कुल मजदूरी करने वाली महिलाएं हों या किसी बड़े ऑफिस में जाने वाली महिला, दोनों दोहरे श्रम से गुजरती हैं। तो इसीलिए जब महिला और श्रम की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने परिवार के अंदर श्रम विभाजन पर फिर से बातचीत करने की जरूरत है कि क्या हम अपने परिवारों के अंदर जो श्रम का विभाजन चल रहा है पुरातन, उसमें बदलाव लाएं। ऐसा नहीं है कि बदलाव की शुरुआत नहीं हुई है, परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे बदलाव हो चुका है, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए उसकी चर्चा नहीं हुई है। मजबूरी में हुआ है कि चूंकि माँ, बहन, पत्नी, बेटी, बहू, जिस भी रूप में वह महिला अगर बाहर निकली है रोटी कमाने, तो मजबूरी में परिवार के लोगों ने कुछ काम को संभाला है, लेकिन उस काम को संभालते हुए उन्होंने उस महिला को यह एहसास दिलाया है कि हम आप पर यह एहसान कर रहे हैं कि आपके हिस्से का काम संभाल रहे हैं, ये मेरा भी काम है, ये समझ नहीं अभी तक बन पा रही है। तो मेरे युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि परिवारों के अंदर आप इसकी शुरुआत करें कि किस प्रकार हम परिवारों के अंदर भी जो काम का बंटवारा है उसको स्त्री और पुरुष के बीच में, लड़के लड़कियों के बीच में बांटें, और ये सोच के बांटें कि यह हम सब का काम है, यह सिर्फ महिलाओं का काम नहीं। और जब हम घर का काम समझते हैं, हम समझते हैं सिर्फ खाना बनाना नहीं, पूरी जो होम मैनेजमेंट जिसको हम कर सकते हैं,
लोग मानते हैं कि महिलाएं अशिक्षित महिलाएं हैं, लेकिन वो पूरा मैनेजमेंट करती हैं, होम मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, और उसके अंतर्गत जो पूरी व्यवस्था वो देखती हैं। जब हम ग्रामीण स्तर पर देखें तो कृषि से जुड़ा जो सह व्यवसाय है पशुपालन, महिलाएं उसमें पूरा हिस्सा देती हैं, लेकिन उसके लिए उनको अलग से कोई मूल्य नहीं मिलता। और वो जो मदद करती हैं अपने परिवार की, चाहे वह पशुपालन का पूरा आयाम आप देख लीजिए, या घर के अंदर बाकी जो छोटे छोटे काम करके वो परिवार के लिए आय सुनिश्चित करती हैं, उन सारी चीजों को उनके श्रम के रूप में नहीं जोड़ा जाता है। तो वहाँ के स्तर पर हो चाहे शहरी स्तर पर हो, तो हर जगह हमको परिवार के अंदर श्रम को बांटने की जरूरत है। एक बार फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है कि हम, और इसमें शुरुआती दौर से ही, कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम किशोरावस्था में कैसे लड़के और लड़कियों को आदत डालें कि हम अगर घर में कहते हैं कि एक गिलास पानी पिलाओ या चाय बनाओ, तो हम जितने हक से बेटियों को कहते हैं उसी हक से हम बेटों को कहना शुरू करेंगे, बेटों को सिखाना शुरू करेंगे। उन्हें बचपन से पता होगा कि मैं चाय बनाना मेरा भी काम है, या पापा को टिफिन पहुंचाना मेरा भी काम हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहन का ही काम है। दोनों बच्चे जब स्कूल से पढ़ के आते हैं और हम लड़कियों को घर के काम में लगा देते हैं, वहीं हमको शुरुआत करनी होगी कि दोनों बच्चों के बीच काम बांटना होगा, और दोनों बच्चों को खेलने का और दोनों बच्चों को पढ़ने का समय देना होगा। तो ये शुरुआत तो हमें घर से करनी होगी, तभी बड़े स्तर पर अगले जनरेशन में हम लोगों को ये पूरा बदलाव देखने को मिलेगा। और इसके लिए आगे जब समाज के स्तर में हम जाते हैं, ये तो आगे की भविष्य की बात मैंने की कि इसकी तैयारी घरों से करनी होगी, लेकिन आगे जब अभी जो समाज में चल रहा है उसके लिए निश्चित रूप से जो हमारी बहनें असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं या संगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको सही माहौल हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे भी मैं थोड़ी मानसिकता पर चर्चा करना चाहूंगी कि अभी भी चूंकि जब आरक्षण की बात होती है या महिलाओं को मौके की बात होती है, तो आमतौर पर स्वतः मानसिकता के कारण पुरुषों के मुंह से निकल जाता है कि भाई अब तो सब चीज में महिलाएं बराबर हैं, तो उनको विशेष अधिकार क्यों मिले। मैं थोड़ा सा समानता और समता, उसको थोड़ा सा आपको एक उदाहरण के साथ आपके सामने रखना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि महिलाओं को तो सब बराबर का अधिकार दे दिया, फिर उन्हें क्यों दिक्कत होती है काम करने में। इसे समझना पड़ेगा कि अगर हमने एक बिल्ली पाल रखी है और हमने एक सारस भी पाल रखा है, हम कहते हैं कि हम दोनों को बिल्कुल बराबर प्यार करते हैं, दोनों का बिल्कुल बराबर ख्याल रखते हैं, और दोनों को खाना भी एक ही जैसा देते हैं, और दोनों को एक एक थाली में खाना परोस के देते हैं। एक थाली खीर बनाकर बिल्ली को भी देते हैं और सारस को भी देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं अगर कि हमने दोनों को बराबर का प्यार किया। तो आप सोचिए कि क्या किसी के साथ हम यहाँ भेदभाव कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारा जो सारस है वह थाली में खीर नहीं खा सकेगा। उसकी जो शारीरिक बनावट है प्रकृति प्रवत, जो प्रकृति ने उसे दिया है, तो वह थाली से भोजन नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो अगर हम दोनों को बराबर मानते हैं तो खीर तो उतना ही है, लेकिन एक को हमें थाली में देना होगा और दूसरे को किसी ऐसे बर्तन में देना होगा जहां वह अपनी चोंच डाल के खा सके। तो जब हम महिलाओं के बराबरी की बात करते हैं तो प्रकृति की तरफ से जो उनके शरीर में फर्क रखा गया है, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों को पूरक बनाने के लिए यह फर्क प्रकृति ने किया है, उसे याद रखते हुए ही हमें उनके साथ समानता का व्यवहार करना होगा। मैं आपको बताऊं कि अभी भी महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है, जो उनके पीरियड्स होते हैं, उनको हमने सामान्य रूप में नहीं लिया है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना है। निश्चित रूप से धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को उसके लिए जो अलग से छुट्टी मिलती है कि वो 1 दिन या 2 दिन जो तकलीफ में अगर है तो वो छुट्टी लें। तो हम कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं समझते हैं, आमतौर पर हमारे मुंह से ये निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि जो महिला शिक्षिकाएं जब अपनी उस छुट्टी को लेने जाती हैं तो उन पर तंज कसे जाते हैं। खासकर अगर वह महिला 45-50 के बीच अगर है तो कहते हैं, क्या मैडम अभी तक आप पीरियड हो रही हैं? अरे अभी भी आप इस छुट्टी को ले रही हैं? और इस प्रकार से उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। अरे अभी तो कई दिन हुआ है, 15-20 दिन तो हुआ है, आप फिर छुट्टी ले रही हैं। क्या हमारे
पुरुषों ने कभी अपने 9th तो सबने किया होगा, जो वहां बैठे हैं बायोलॉजी नहीं पढ़े, और नहीं पढ़ी तो क्या अभी भी नहीं समझना चाहते हैं? आप पढ़े लिखे हैं और आप हमेशा कहते हैं कि जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो सवाल उठाते हैं। तो उन्हें नहीं पता है कि ये मासिक धर्म किसी महिला को 22 दिन पर भी आ सकता है, किसी को 26 दिन पर, किसी को 28 दिन पर, और मेनोपॉज किसी को 45 में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, 55 में भी हो सकता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, और अगर नहीं जानना भी नहीं चाहते हैं तो आपको कहीं से अधिकार नहीं है कि महिलाओं को आप तंज कसें और उन्हें शर्मिंदगी दें। लेकिन ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस यही है। तो जब नीतियां बन भी रही हैं संघर्ष करके कि नहीं, महिलाओं को इस तरीके से, जो मैंने कही कि सारस को हम थाली में खाना देंगे और उम्मीद करेंगे कि वह बेहतर कार्य का प्रदर्शन करे, वह नहीं कर सकेगा। तो महिलाओं को जब हम बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, समता और समानता की बात करते हैं, तो जो प्रकृति की तरफ से उनके शरीर के बदलाव है उस अनुकूल हम लोगों को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, वह व्यवस्था देनी होगी। उनके मातृत्व लाभ की बात हमें सोचनी ही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जो 9 महीने का समय है और फिर बच्चे के साथ जो फीडिंग का समय है, हमें उस समय उस महिला को सपोर्ट, चाहे उनका ऑफिस हो उसको भी करना होगा, जो उनका घर है। लेकिन जैसा मैंने कहा श्रम विभाजन, हमने कहा बच्चे को पालने की पूरी जिम्मेदारी महिला के ऊपर है, और वह महिला अगर नौकरी करती है, वो अगर बाहर जाती है, घर के लोग बच्चे को संभालने में अगर मदद करते हैं तो वह एहसान दिखाते हैं कि हमने तुम्हारे बच्चे को पालने में मदद की। जबकि वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने पिता का भी बेटा होता है और किसी का पोता पोती होता है, किसी और का कोई और भी रिश्ता लगता है, लेकिन पालने की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी माँ की होती है। अगर वह बाहर जाती है, हम मदद करते हैं तो हम उस पर एहसान जताते हैं। सरकार या जहां भी हम नौकरी करने जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि इस तरह की महिलाएं हमारे ऊपर अभी बोझ बन गई हैं। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं अभी तक यह पॉलिसी बनी है कि चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वह सरकारी सेक्टर हो, हमारे देश में अभी तक जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए क्रेश की व्यवस्था नहीं हो सकी कि उनके अगर छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को पालने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए सही तरीके से पालना घर की व्यवस्था हो, एक समुचित अच्छे माहौल की, अच्छी व्यवस्था की पालना घर की व्यवस्था हो, ताकि वह महिला निश्चिंत होके इस अपने काम को अंजाम दे सकें। लेकिन हम व्यवस्था नहीं करते हैं, उल्टे जब उस समय वह महिला अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाती है तो हम उंगलियां उठाते हैं कि भाई हमने तो आपको समय दिया, हमने तो आपको काम दिया, लेकिन आप नहीं कर सके। तो मैं 1-2 उदाहरण इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसको दिल से समझें, दिमाग से। आप जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है आप सभी काफी विद्वान लोग हैं, आपने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हैं, आप शायद मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात कर रही हूँ। एक महिला जो प्रैक्टिकल, जो प्रतिदिन झेलती है, उन चीजों को उस नजरिए से सिर्फ देखने आपको कह रही हूँ। जब आप इस नजर से देखने लगेंगे तो हर कदम पर ये चीजें आपको दिखने लगेंगी। साथियों, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस रूप में बात रखना चाहूंगी कि जब महिला के श्रम, एक तो श्रम का बंटवारा, और महिला में भी जब श्रम का बंटवारा है कि जो संगठित क्षेत्र में ऑफिसों में काम करने वाली महिलाएं, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा ये बताते चलूं कि उनका भी प्रतिशत बहुत कम है। ILO की रिपोर्ट रही है पिछले दिनों 2017 में कि महिलाओं की संख्या घट रही है, श्रम बल के रूप में, वर्क फोर्स के रूप में महिलाओं की संख्या घट रही है। जबकि दूसरी तरफ अभी कहीं भी आप चर्चा अगर करें तो लोग कहेंगे अरे अब तो हर जगह हर क्षेत्र में महिला दिखती है, अब कहाँ नहीं महिला है, महिला तो बहुत काम कर रही है। लेकिन सच ये है कि ILO की रिपोर्ट है 2017 की कि वर्क फोर्स के रूप में महिलाएं घट रही हैं। यानी क्या कुछ तो है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण आया है निकल के कि जो कार्यस्थल है वहाँ का माहौल महिलाओं के अनुकूल अभी तक नहीं हो पाया है। कि जो मैंने वो सारस की बात की कि उनको, महिलाओं को काम देते समय हम अगर उनको सही माहौल नहीं देंगे, और सही माहौल का मतलब है कि जो हमने कहा, चाहे वो पीरियड्स को लेके तंज कसे जाएं या विभिन्न प्रकार से, जैसे ही महिला की बात आती है, यौन हिंसा की चर्चा किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि
1997 में विशाखा गाइडलाइन से लेके आज 2013 में जो कार्यस्थल पर यौन हिंसा निवारण कानून बना है, आखिर इसके पीछे क्या रहा है? एक बहुत बड़ी लड़ाई रही है कि कार्य के स्थल पर भी महिलाओं के साथ यौनिक हिंसा की संभावना लगातार बनी रहती है, लगातार महिलाएं इस शोषण का शिकार होती रहती हैं। कई बार इस स्थिति में चली जाती हैं कि महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं, महिलाएं मौत की शिकार हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं। आप सब, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपके अगल बगल रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें देख के आप आंख मूंद लेते हैं। ऐसा तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर विचार करने की जरूरत है। इस कानून के बावजूद आज सच्चाई ये है पूरे देश में कि 2013 में कानून बना और कहा गया कि जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए LCC लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी, जहां यौनिक हिंसा से संबंधित या कार्यस्थल पर सही माहौल नहीं मिले, उससे संबंधित महिलाओं की समस्याएं हैं तो उसका वह कमेटी उस समस्या को देखेगी। इसी तरह इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वो सभी ऑफिस जहां की 10 कर्मचारी काम करते हो कम से कम, वहां यह कमेटी होगी और महिलाएं बेझिझक अपने इस तरह से होने वाले शोषण के विरुद्ध वहां आवाज उठा सके। सच्चाई यह है कि अधिकांश जगह ये कमिटियां आज भी सिर्फ कागज पर हैं और इसको लेके आज भी कोई जागरूकता नहीं है। ना तो उन संस्थानों के भीतर जागरूकता है, ना ही हमारी महिलाओं तक आज ये पूरे अधिकार की बातें सही तरीके से पहुंच सकी हैं। तो अगर हम समाधान की दिशा में बढ़ें तो हमारे जो भी साथी सुन रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर आप अपने प्रभाव का उपयोग करें और निश्चित रूप से अपने जिलों में LCC बनवाने की, क्योंकि वो जिले के स्तर पर होता है, बनवाने में, उसे सक्रिय करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में आपकी भूमिका होनी चाहिए। और आप अगर संस्थानों तक आपकी पहुंच है तो सभी संस्थानों में, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी किसी भी प्रकार के संस्थान हो, वहाँ ICC बने और वो सही तरीके से सक्रिय हो और वहाँ की महिला कर्मचारियों तक, पुरुष कर्मचारियों के बीच जो जेंडर संवेदीकरण की बात है, लैंगिक संवेदीकरण की चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और वहाँ काम करने वाले सबों को पता होना चाहिए कि एक महिला कर्मचारी के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम करने की आज जरूरत है। आज चाहे वह ईंट भट्ठे पर काम करने वाली महिलाएं, आप कभी उनके नजदीक जाके देखिए कि हर क्षण किस प्रकार वह शोषण की शिकार होती हैं। एक तो वह अंडरपेड काम करती हैं और हमेशा जो असंगठित क्षेत्र की परिभाषा ही है, जहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जहाँ हमेशा उनके अपने उनका रोजगार जो है और असुरक्षा के घेरे में है, जहाँ उन्हें कम वेतन मिलता है और जहाँ वह हर प्रकार के शोषण के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो वैसी जगहों के बारे में आप जानें समझें, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, ईंट भट्ठा का मामला हो या अन्य किसी भी प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय हो, वहाँ जब महिलाएं काम करती हैं तो उन सारी जगहों पर इस तरह की घटनाएं उनके साथ होती हैं। तो कैसे इन चीज़ों को लेके हम उन जगहों पर काम करें और हम कैसे सरकार के साथ भी एडवोकेसी करें कि वह इन चीज़ों के संबंधित नीतियां बनाएं। और नीतियां बनाते समय, जैसा कि मैंने पहले उदाहरण दिया, कि सरकार के सामने हमें ही बातों को रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी जो ऑफिसर बैठे हैं, शिक्षा बिल्कुल अलग चीज़ है लेकिन सोच बिल्कुल अलग है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े ऑफिसर हैं और बहुत विद्वान लोग हैं वह महिलाओं के प्रति संवेदनशील हों या इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, या जो भी एकेडमिक लोग हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन मुद्दों पर उनके साथ जुड़ें, काम करें और आप उनकी तरफ से एडवोकेसी करें कि महिलाओं के लिए सही तरीके से नीति बने और वह नीति सिर्फ कागजों तक न रहे, वह जमीन पर कैसे उतरे, इसके लिए संघर्ष करने के लिए भी हमें साथ आना होगा। जो दूसरी एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब हम खासकर समाधान की दिशा में बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से जो शहरी क्षेत्र में काम करने वाली दिहाड़ी मजदूर महिलाएं हैं, शेल्टर होम, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि सभी शहरी क्षेत्रों में ऐसे शेल्टर होम्स होने चाहिए कि जो दिहाड़ी मजदूर काम करने आते हैं बगल बगल के स्टेशनों से, गांवों से, वो अगर शेल्टर लेना चाहें तो वहाँ उनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और महिलाओं के लिए अलग शेल्टर्स होम होने चाहिए। उसकी पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। आप जरूर कभी पलट के देखें और आप देखें कि क्या आपके शहरों में शेल्टर होम्स हैं और अगर हैं तो वो किस स्थिति में हैं।
अगर वो सही तरीके से काम करें तो हमारी दिहाड़ी मजदूर काम करने वाली महिलाएं, उनको बहुत ही सुविधा उससे हो जाती है। इसी प्रकार हम अगर समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम जो मार्केटिंग जोन की बात कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि अभी भी जहाँ थोड़ा बहुत महिलाओं के श्रम के महत्व को आंका जाता है, उन राज्यों की तरफ हम अगर नज़र डालें तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम देख सकते हैं कि मणिपुर में आप पता लगाएं कि किस प्रकार वहाँ महिलाओं का एक अलग बाजार लगता है। वो जो पूरा एक वेंडिंग जोन महिलाओं के लिए वहाँ तय किया हुआ है, जहाँ महिलाएं अपने तरह तरह के हुनर के द्वारा वहाँ जो अपना छोटा छोटा व्यवसाय करती हैं, उन चीज़ों के लिए उनको मार्केट उपलब्ध कराया जाता है। तो अपने यहाँ भी स्किल क्षमता वर्धन की बात होती है तो हमने क्षमता वर्धन कर दिया, लेकिन उस क्षमता वर्धन के बाद वो जो व्यवसाय करेंगी उसके लिए बाजार उपलब्ध अगर हम नहीं करवाते हैं तो वो सारा क्षमता वर्धन वहाँ बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको बाजार कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए बहुत अच्छी सीख है कि हम मणिपुर के राज्य में जो उसका उदाहरण है कि महिलाओं के लिए जो एक पूरा एक वेंडिंग जोन बना हुआ है, उसका उदाहरण हम दे सकते हैं और हम अपने अपने राज्यों में उसका उदाहरण दे के उसके एडवोकेसी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो छोटे छोटे नौकरियों में महिलाएं काम करती हैं और उनको रहने की जगह इतना वेतन नहीं होता है, इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो अपना घर लेके रह सकें, या कई बार जो सिंगल वीमेन, जब हम खासकर महिलाओं की बात करते हैं तो जो सिंगल महिलाओं की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उस तरह की महिलाओं के रहने के लिए या कामकाजी महिलाओं की रहने के लिए जो वर्किंग वीमेन हॉस्टल है वो बहुत आयत में होने चाहिए। कम से कम हर शहर में 1 या 2 जनसंख्या के आधार पर तो निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि उस तरह की महिलाएं वहां रह सकें सुरक्षित तरीके से। क्योंकि आमतौर पर कई बार अकेली महिलाओं को किराए के मकान लेके रहना उनके लिए बहुत ही उनके लिए असुरक्षा का मामला बनता है और कई तरह की दिक्कतें पैदा करता है। तो अगर हम वीमेन वर्किंग हॉस्टल की बात करते हैं, इसकी एडवोकेसी कर सकते हैं, तो एक लाजवाब चीज जो हम महिला श्रमिकों के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम वेतन में की बात होती है तो हम यहाँ फिर वापस चलते हैं असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के पास, कि चाहे वो कृषि क्षेत्र की महिलाएं हों या फिर ईंट भट्ठे पर काम करने वाली महिलाएं हों या अन्य इस तरह के क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हों। जब आप अंदर जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि मजदूरी की दर अलग अलग है। पुरुष को अलग मजदूरी मिलती है, महिला को अलग मजदूरी मिलती है। एक ही काम के लिए आप देखेंगे कि महिलाओं को अभी भी कम पैसे मिलते हैं। तो जो बराबर मजदूरी की बात को उठाया जाए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और इन चीज़ों को लेकर संघर्ष करने की जरूरत है, इन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाने की जरूरत है। और खासकर जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कृषि प्रधान राज्य है और अभी सरकार को के सामने जो सवाल है कि हमारे जो मजदूर लौट के आ रहे हैं इस कोविड में, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि बहुत ही लाजवाब मौका है बिहार सरकार के लिए कि वह अपने उन सारे उद्योगों को एक बार फिर से, जो बिहार का भूतकाल था उसको बिहार के भविष्य के रूप में देखे। तो इसमें न सिर्फ यहाँ के हमारे जो पुरुष प्रवासी लौट रहे हैं, यहाँ की महिला मजदूरों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा हो सकता है कि हम कृषि आधारित उद्योगों को कैसे आगे बढ़ावा दे सकते हैं। चाहे वो हमारे यहाँ का चीनी उद्योग हो, हमारे यहाँ का पेपर मिल हो, जूट मिल हो, और इसके साथ साथ जो पूरा खादी ग्राम उद्योग है, अगर सिर्फ ये 4 चीजें अपने बिहार में अभी सही तरीके से शुरू हो जाएं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे स्त्री या पुरुष हो, जो मजदूर वर्ग अभी हमारे प्रवासी लौट के आ रहे हैं, सिर्फ मनरेगा से काम नहीं चलेगा। मनरेगा एक आयाम है और एक बहुत ही अच्छा आयाम है। इसे अगर अच्छे तरीके से हम सक्रिय कर लेते हैं तो निश्चित एक बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन अस्थायी रूप से हम अपने यहाँ के चीनी उद्योग, हम अपने यहाँ के जूट उद्योग, हम अपने यहाँ के पेपर उद्योग और हम अपने यहाँ के खादी ग्राम उद्योग को सक्रिय अगर कर लें तो हम अपने यहाँ पलायन को रोकने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। और एग्रीकल्चर के मामले में हमारे बिहार की जो जमीन है, हमारे बिहार की जो भूमि है, बहुत ही उर्वरा, बहुत ही उपजाऊ है। पूसा एग्रीकल्चर और सबौर एग्रीकल्चर विद्यालय ऐसे ही यहाँ उस जमाने में नहीं बने जो अंग्रेज के जमाने में,
जो पूसा में वो बना, उस पूरे इलाके को सरैसा कहा जाता है। वहाँ की जमीन में आप कुछ भी फेंकें और वो उपज के आता है आपके सामने। लेकिन हमने आज तक उसका व्यवसायीकरण नहीं किया, आज तक हमने उसको उस नजरिए से नहीं देखा कि कैसे उसके आधार पर हम एक उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने कृषि उद्योगों को। केला हमारे यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन हमने उसको उस उद्योग में नहीं, सिर्फ फल के रूप में देखा। जबकि दक्षिण भारत में केले के थम के रेशे से कपड़े बनते हैं, बैग बनते हैं, लेकिन इस पर आज तक चर्चा नहीं हुई। हमारे यहाँ हरी सब्जियां बहुत आयात होती हैं, लेकिन उनके कोल्ड स्टोरेज को लेकर आज तक बात नहीं हुई कि सही तरीके से उनको जो हमारे किसान हैं उनको मौका मिल सके। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत ही हमारे पास स्वर्णिम भविष्य है, और इसको लेके हम सभी सरकार से बातचीत कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं, सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि इस दिशा में सरकार आगे बढ़े। तो इसमें न सिर्फ पुरुष बल्कि हमारी महिला मजदूरों के लिए भी एक बेहतरीन लाजवाब मौके मिलेंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत से पहले जो अभी हमारी जो महिला श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को इनमें सही उनको मौका मिले, उनको सही वेतन मिले, वो हमेशा अंडरपेड न रहें, वो हमेशा अनपेड न रहें, या हमेशा वह शोषण की शिकार न रहें। इस पर चर्चा करने की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ दो और बात जोड़ना चाहूंगी कि जो सरकारी क्षेत्र में भी हमारी महिलाएं काम करती हैं, आप माइंडसेट देखिए हमारे समाज की क्या सोच है कि अभी भी हम सोचते हैं कि महिलाओं के काम को हम सेवा के क्षेत्र में ज्यादा देखना चाहते हैं। सरकार की भी जितनी मानदेय वाली व्यवस्था है आप देखेंगे उसमें महिलाएं, जैसे ही मानदेय की बात करते हैं मतलब कि वो अंडरपेड, वेतन नहीं दे रहे हैं, हम उनको ऑनरेरियम दे रहे हैं, यानी जो काम कर रहे हैं उसका हम पूरा मूल्य उनको नहीं दे पा रहे हैं। आप चाहे वो आशा कर्मचारी हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो जीविका समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हो, या अन्य इस ये रसोईया महिलाएं हो, हम उनके काम के घंटे भी सुनिश्चित नहीं करते हैं और उनको हम ऑनरेरियम के नाम पर उनका हम शोषण करते हैं। और यही क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होता है। जो छोटे छोटे व्यवसायों में, ब्यूटी पार्लर में या दुकानों में या अन्य इस तरह की छोटे छोटी कंपनियों में या बीडी वर्कर के रूप में, इस सारी जगहों पर जब महिलाएं काम करती हैं तो वह अंडरपेड रह जाती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के शोषण का शिकार होती हैं और किसी भी प्रकार की सुविधा, किसी भी प्रकार के राइट्स उनको नहीं मिल पाते हैं एक महिला होने के नाते। तो इन सब चीजों पर हम लोगों को बहुत गंभीरता से, बहुत ही मार्मिकता से विचार करने की जरूरत है। साथियों, मैं एक और बात रखना चाहती हूँ, वो बिहार में आमतौर पर नहीं दिखता है, लेकिन आप अगर झारखंड के संदर्भ में देखना चाहें तो लेबर अड्डा, आपने ये शब्द अगर सुना होगा कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, तो आपने कई अपने यहाँ पटना में या जिन भी शहरों से आप सुन रहे हैं, आप देखते होंगे सुबह के समय में हर शहर में एक खास अड्डा होता है जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर आके खड़े होते हैं और वहां से लोग आके जो ठेकेदार होते हैं उनको कामों पर ले जाते हैं। वो लेबर अड्डा सही तरीके से बने, और वो लेबर अड्डा भी जो मैंने शेल्टर होम की बात की कि महिलाओं के लिए शेल्टर होम होना चाहिए दिहाड़ी मजदूर महिलाओं के लिए, उसी प्रकार लेबर अड्डा जो है वह भी महिला मजदूरों के हिसाब से होना चाहिए, जहां एक महिला मजदूर के सर पर छत हो, उसके लिए शौचालय की व्यवस्था हो, उसके लिए अपने बच्चे को दूध पिलाने की व्यवस्था हो। इस तरह की चीजों की व्यवस्था उस लेबर अड्डा पर होनी चाहिए। आपको बिहार में लेबर अड्डा पर आमतौर पर महिला मजदूर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कभी झारखंड के कोई साथी अगर सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए दिल दहलाने वाली बात है कि सैकड़ों की संख्या में वहां आप सुबह जब निकलेंगे रांची शहर में, तो उसके जितने मेन चौक हैं उस पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने औजारों के साथ खड़ी रहती हैं, जिनके लिए खड़े होने तक की जगह नहीं है, सर पर छत और बाकी सुविधाओं की बात अलग है। जबकि इस लेबर अड्डा के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है और सभी राज्य सरकारों को ये लेबर अड्डा बनाना है। महिला मजदूरों के लिए तो बनाना ही है, विशेष रूप से महिला मजदूरों के लिए उसमें विशेष व्यवस्था करनी है। लेकिन आज तक ये चीजें हमें कागज पर ही दिखाई पड़ते रहे हैं, ये आज तक जमीन पर नहीं आ पाए हैं। तो साथियों, इस क्षेत्र में हमें अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी हमने तो इस पर काम करना शायद शुरू ही किया है, और इस काम की शुरुआत खासकर जब हम प्रवासी मजदूरों की बात करते हैं, पलायन करने वाले मजदूरों की बात करते हैं, उसमें चाहे महिला हो और पुरुष दोनों के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमें अपने काम की शुरुआत उनके पंजीकरण से करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो मजदूर बाहर जाते हैं, इंटर स्टेट जो है वो तो है ही,
अपने राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले जो जाते हैं, दो तरह का रजिस्ट्रेशन है। एक अपने राज्य में एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले, दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले, और इसके अलावा जो लेबर रजिस्ट्रेशन है, 3 तरह का। तो हम लोगों को मजदूरों के बीच इन जागरूकता को फैलाना होगा, सरकार को भी सक्रिय लेबर डिपार्टमेंट को करना होगा कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण ही आज जब इस कोरोना काल में चारों तरफ मजदूरों का हाहाकार उठा, तो किसी भी राज्य सरकार को नहीं पता है कि उनके कितने मजदूर बाहर हैं। अगर यह रजिस्ट्रेशन हो के गए होते तो हर सरकार को पता होता कि उनके कितने मजदूर देश के किस राज्य के किस शहर में हैं, और तब हम उनको वो सारे अधिकार दे पाते, उनको सारी सुविधाएं दे पाते। और आज ये पूरा अफरा तफरी, जो ये मानवता को शर्मसार करने वाले दृश्य हमने देखे, वो हमें नहीं देखना पड़ता। तो निश्चित रूप से जो हमारा पहला कदम होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में होना चाहिए। उसके बाद एक एक करके जो मैंने चर्चा की है कि हम श्रम विभाजन से लेके जो अभी काम चल रहा है, इस काम के दौरान कैसे हम महिला श्रमिकों के लिए विशेष ध्यान रखते हुए इन चीजों को सक्रिय कर सकते हैं। और मनरेगा में भी मैं आपको बता दूं कि क्रैश की व्यवस्था है, उसमें उसके मनरेगा योजना नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। वह एक कानून है, और वह कानून कहता है कि वहाँ काम करने वाली महिला जो है वह एक दूध पिलाने वाली माँ भी हो सकती है, एक वह छोटे बच्चे की माँ हो सकती है, जिन बच्चों को संभालने के लिए वहाँ पर एक ऐसी दूसरी महिला मजदूर की व्यवस्था होनी चाहिए। एक अधेड़ उम्र की महिला को भी वहाँ मनरेगा में काम मिल सकता है, जो कि शायद उदाहरण ही कहीं अगर हुआ होगा तो आश्चर्यजनक होगा कि एक अधेड़ महिला को उस मनरेगा में मजदूरी मिली हो कि वह वहाँ पर काम करने वाली 10 महिला मजदूरों के बच्चों को संभाल रही हो। तो ये सब अभी तक कागजों पर ही दिखते हैं, हम इन्हें कैसे सक्रिय कर सकते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ हम इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों की हमें जानकारी हमें भी नहीं है, और जिनके लिए होना है उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो साथियों, जरूरत है कि हम सब कैसे मिलके इस मुद्दे पर एक साथ आएं, अपनी अपनी जगह पर इस मुद्दे पर आवाज उठाएं। और जो एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ, जिसे मैंने शुरू में कहा, मैं अंत की तरफ जाते हुए कहना चाहूंगी कि ये पूरी लड़ाई, भले ही आज के विषय का नाम है महिला और श्रम, लेकिन ये पूरे मानव सभ्यता के सही और संतुलित विकास के लिए जरूरी है कि ये लड़ाई महिलाओं की नहीं है, यह संघर्ष महिलाओं का नहीं है, यह हर उस प्रगतिशील व्यक्ति का है जो मानव सभ्यता के दर्द को समझता है कि सही में अगर हम सभ्य हैं तो हमारा दोनों पहिया बराबर होना ही होगा, तभी उसकी गति सही होगी। हमने साइकिल चलाया है, अगर बराबर उसमें दोनों पहिया नहीं होता है, एक पहिया आगे और एक पहिया पीछे है, लेकिन अगर पीछे के पहिया में हवा ना हो, अगर वह पंचर हो जाए तो क्या वह साइकिल सड़क पर दौड़ेगी? नहीं दौड़ेगी। अगर आप महिला को पीछे भी मानते हैं तब तो उसे और भी ज्यादा मजबूत रखने की आपको जरूरत है। अगर आपको परिवार रूपी साइकिल को आगे बढ़ाना है, परिवार समाज रूपी साइकिल को आगे बढ़ाना है, देश की अर्थव्यवस्था की साइकिल को बढ़ाना है, तो आपको अपने पिछले पहिए को हमेशा सबसे ज्यादा मजबूत रखना पड़ेगा। तभी हमारी गति सही दिशा में जाएगी और तभी हम संतुलित विकास कर पाएंगे। साथियों, यह विषय अपने आप में इतना गूढ़ है कि ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो शायद सारे आयाम को, जिस स्तर तक बातों को रखना चाहिए, रख पाना इस छोटे से समय में संभव नहीं है। एक एक शब्द अपने आप में विस्तार खोजता है, उसकी गहनता में जाने की जरूरत है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने जो कुछ एक बिंदु आपके बीच रखे हैं, आप निश्चित रूप से उसे सोचेंगे और अपनी अपनी जगह से इस पूरे मुद्दे पर आवाज उठाएंगे। और जो हमारी महिला श्रमिक हैं, निश्चित रूप से उनके साथ आप काम करेंगे। खासकर जो आखिरी मैं बिंदु रखना चाहूंगी कि ये सारा मामला तो आम दिनों में भी था, लेकिन हम सब जानते हैं, पूरा इतिहास कहता रहा है कि जब भी कोई बड़ी विभीषिका आई है, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे वह दंगा हो, चाहे वह युद्ध हो, चाहे वह महामारी हो, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा वंचित होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक साधारण सी चीज उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो हम क्या देखते हैं, महंगाई बढ़ी देश में और एक
परिवार के अंदर एक महिला के थाली से दाल और सब्जी या दूध गायब हो जाता है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो हम सोच ही नहीं पाते हैं कि वह महिला को कैसे प्रभावित कर रहा है, महिला को ज्यादा कैसे प्रभावित कर रहा है। लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ी तो उस महंगाई का असर परिवार पर हुआ, और परिवार में अगर भोजन में कटौती होगी तो निश्चित रूप से वह सबसे पहले महिला की थाली को ही कमजोर करेगा। तो इसी प्रकार यह निश्चित रूप से यह जो कोविड-19 आया है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी, परिवारों के अंदर, समाज में और पूरी अर्थव्यवस्था में। तो हमें महिलाओं के ऊपर कार्य के बोझ को बढ़ाना नहीं है। हमारे किसी साथी ने चर्चा की थी एक बार कि अभी जिस प्रकार से स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, तो महिलाओं में लगातार महिला साथियों से मेरी बात हो रही है कि उनके ऊपर कार्य का बोझ, दोहरा बोझ तो था ही, तीसरा बोझ इस कोविड ने बढ़ा दिया है कि अर्थव्यवस्था को वो कैसे देखें परिवार की, और परिवार के अंदर जो साफ सफाई की विशेष आयाम बढ़ गए हैं कोरोना को लेके, वह भी महिलाओं ने अपने ऊपर बोझ महसूस किया है। तो जरूरत है कि हम परिवार से इसकी शुरुआत करें, और कैसे हम परिवार के अंदर संतुलन बनाएं, श्रम का विभाजन कैसे करें, परिवार के अंदर हम कैसे एक दूसरे के श्रम को, सबसे पहले परिवार ही अपने घर में काम करने वाली महिला को, चाहे जिस भी रूप में काम कर रही हो, हम अपने काम करने वाली महिला के श्रम को कैसे सम्मानित करें, कैसे हम उस श्रम के महत्व को समझें, ये परिवार से हम शुरुआत करें। फिर हम जब समाज में जाते हैं तो समाज में काम करने वाली हम अपनी महिलाओं के साथ भी हम वही नजरिया रखें, और सरकार को भी यह सोचना पड़ेगा। तभी हम इस पूरी जो आने वाली जो नई समस्या है उस समस्या से शायद जूझ पाएंगे। और क्योंकि ये जो पूरा कोरोना ने एक शब्द दिया है सोशल डिस्टेंसिंग, साथियों मैं कहना चाहूंगी इस शब्द को जरूर आप अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकिएगा, क्योंकि ये गलत शब्द गलती से स्प्रेड हो गया है। हम लोगों को बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है। ये बीमारी जो है वह सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करता है, सामाजिक रूप से एक दूसरे के तो और नजदीक और एक दूसरे का साथ देने का समय आ गया है कि जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे हम इस बड़ी लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि इस बीमारी के साथ साथ इस बीमारी से उत्पन्न हुए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को जो चोट पहुंची है उससे भी हमें लड़ना है। तो हमें और नजदीक आना होगा। हमें किसी को, एक दूसरे को अगर अकेला छोड़ देंगे तो हम में से हर कोई हार जाएगा। जरूरत है कि हम इस कोविड-19 के समय में साथ आएं, सभी मुद्दों को हम साथ लाएं। कोई मुद्दा किसी एक समुदाय का सिर्फ नहीं हो सकता है। जब तक वह किसी एक समुदाय तक सीमित रहेगा, एक वर्ग तक सीमित रहेगा, वह लड़ाई पूरी नहीं हो सकती है। जरूरत है कि सभी लोग अपने अपने स्तर से इस संघर्ष में सामने आए। साथियों, हो सकता है कुछ बातें कम समय के कारण शायद बहुत स्पष्ट न हो पाई हो, मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है कि महिलाओं के नज़रिए से जो नारीवाद मैंने कहा कि आज से आप जो भी श्रम करने वाली महिला है किसी भी क्षेत्र में, जब आप उसे काम करते देखें तो एक बार एक महिला के नज़र से देखें कि उसे क्या चुनौती आ रही है, उसे किस माहौल की जरूरत है और उसके लिए क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।